हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में हम लोग 8 जनवरी 2022 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने न देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जाकर देख सकते हैं। आइए तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। समावेशी शिक्षा का संबंध भेदभाव रहित शिक्षा व्यवस्था से माना जाता है। इसमें व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त कर सम्मानपूर्वक शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की जाती है। आपका जो समावेशी शिक्षा है वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? तो पठन वैकल्य को ही इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहते हैं। यह एक प्रकार का अधिगम विकार होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। जिस बच्चे को यह प्रॉब्लम होती है पठन वैकल्य की, वह क्या करता है, वह बी को डी तथा 12 को 21 या 21 को 12 लिखने लगता है। यही लिखने लगता है और ऐसा ही उल्टा पड़ता है। अगर उसे बी लिख कर देंगे तो वह उसे डी पढ़ेगा, 21 लिखेंगे तो वह उसे 12 पढ़ेगा, अगर उसे सा लिख कर देंगे तो वह उसे वाज पढ़ेगा। ठीक है, तो वह यानी कि उल्टा को सीधा, सीधा को उल्टा पढ़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। तो आइए जानते हैं कि अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार होता क्या है। तो अभिव्यंजना एक प्रकार का सूचक है जिसके माध्यम से बोध उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये विशिष्ट भाव को अभिव्यक्त करता है। जबकि ग्रहणशीलता संचार ऐसा संचार होता है जिन्हें स्वीकार किया जाता है। ग्रहणशीलता संचार का संबंध यथार्थता युक्त संचार से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? दिव्यांग का अर्थ होता है कि बच्चे के अंदर कोई फिजिकल रूप से डिसेबिलिटी है, यानी कि या तो उसे देखने में समस्या है, या सुनने में, या फिर चलने फिरने में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सुलभ अवसंरचना इमारतें। ठीक है, तो वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए सुलभ अवसंरचना एवं इमारतों की आवश्यकता होती है। इसी के अंतर्गत उन्हें भी समान शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। और शिक्षकों की भी भूमिका इसमें क्या होती है, कोऑपरेटिव होती है, सहयोगात्मक होती है, कि वह उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही लेकर चले और उन्हें उनके जैसा ही मानकर उनके साथ व्यवहार करे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ठीक है, अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करने में सहायता मिलती है। ऐसे विद्यार्थियों को खतरों की जानकारी या आभास हो जाता है। ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं मूल रूप से परिघटनाओं से क्या होते हैं, सचेत रहते हैं तथा वे मानसिक रूप से सशक्त होते हैं, क्योंकि वे अभ्यास व विविध अधिगम गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो जहाँ पर भी आपका बच्चा एक्टिव दिख जाए, चर्चा करे, स्वयं पहल करे, तो वह कहाँ पर होता है, वह आपका सामाजिक संरचनावादी की बात होती है। और आपके वाइगोस्की ने सामाजिक संरचना पर बहुत ज़्यादा विशेष बल दिया है। उनके अनुसार बच्चा जो होता है समाज से अन्योन क्रिया करके ही सीखता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक मूल्यों पर विशेष बल दिया जाता है और इसके माध्यम से ही सामाजिक जीवन संबंधित अनेक समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सार्थक अधिगम क्या होता है? तो सार्थक अधिगम आपका क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि सार्थक अधिगम उस अधिगम को कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, व्यापक विश्लेषण, समालोचना
रचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं क्या होती है, इसमें सम्मिलित होती हैं। और सार्थक अधिगम का स्वरूप बहुत ही व्यापक होता है और इसमें बालकों का समग्र रचनात्मक विकास होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। जहां पर भी नहीं लगा हो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं जल्दीबाजी में आकर। तो पहला है कि संरचनात्मक समझ पर जोर, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर तो जोर दिया गया है, सही बात है। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, जी नहीं, योगात्मक मूल्यांकन नहीं बल्कि व्यक्तिगत मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तीसरा है पाठ्यक्रम में वृद्धि, जी नहीं, पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं किया गया है बल्कि पाठ्यक्रम को सीमित किया गया है। चौथा है प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, जी नहीं, प्रौद्योगिकी में कमी नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी के शिक्षा के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेष बल दिया गया है, किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो केवल पहला सही है, बाकी तीनों गलत हैं और हमको वही ढूंढना था कि कौन कौन सा गलत है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है। कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य पत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, क्या होता है, किसी विशेष रुचि के क्षेत्रों में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्य पत्रक करना एक प्रतिक्रिया स्वरूप माना जाता है, जबकि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य सामान्यतः लक्ष्य अभिविन्यास का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्य अभिविन्यास का मुख्य उद्देश्य अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है, जिसे अनेक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए, वह है आपके बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध को जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधों को जोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों की स्मृति ताज़ा होगी तथा उनकी रचनात्मकता में भी व्यापक वृद्धि होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। कौन सा है, वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए भ्रांतियों के प्रत्युत्तर के लिए प्रयोग और अवलोकन हेतु अवसर प्रदान करना एक रचनात्मक दृष्टिकोण को क्या करता है, सृजित करता है। और इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों के मन में विद्यमान जो भ्रांतियां होंगी, जो भ्रम होगी, वह सब दूर हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है। तो वह क्या है, ऑप्शन नंबर 2, चर्चा और संवाद। चर्चा एवं संवाद क्या करता है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के मध्य किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक होता है। चर्चा एवं संवाद सामूहिक या व्यक्तिगत दोनों विधि में होती है और इससे भ्रांतियां दूर हो जाती हैं और इसके साथ ही समग्र जटिल प्रश्नों का स्वतः ही समुचित समाधान हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में रिक्त स्थान को सक्रिय करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए, वह है आपके क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षिका को विद्यार्थियों में क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए। क्षमता की स्थायी धारणा से अधिगम क्षमता निष्क्रिय हो जाती है। क्या हो जाता है, डिसेक्टिव हो जाता है। प्रतिस्पर्धा की भावना से भी आपका क्या होता है, अधिगम क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव कम पड़ता है तथा क्षमता की वृद्धिशील होने की धारणा से अधिगम क्षमता पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है।
तो कौन सा नहीं है, वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूहों में शामिल होना। जब आप ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होते हैं तो यह बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं होता, बल्कि इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण होता है, आपके आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है। अब प्रेरणा क्या होता है, तो अब प्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन वाद विवाद तार्किक संवाद का माध्यम है, इससे ज्ञान की अभिप्राप्ति नहीं होती है। बाह्य प्रेरणा से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे गृह कार्य करना, ठीक है, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना या नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और आपको जिस भी ईयर का और जिस भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखना हो, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई करिएगा, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर अवेलेबल कराएंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रिक्त स्थान के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में रिक्त स्थान होने की संभावना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, और कौन रूसी मनोवैज्ञानिक जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं, उनके अनुसार भी एक बालक क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से जीवन के बुनियादी ज्ञानों से अवगत होता है। और परिवार के बाद अगर व्यक्ति कहीं से सबसे ज़्यादा सीखता है तो फिर वह समाज से सीखता है। और ऐसे में क्या होता है, समाज की भूमिका जो होती है अति प्रासंगिक मानी जाती है और सामाजिक सहयोग ज्ञान का विस्तृत माध्यम माना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।